नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। थर्ड ग्लोबल साउथ समिट में शामिल हुए वजीर आजम मोदी तीसरी बार समिट में शामिल होने पर अदा किया शुक्रिया। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयां तेज, जल्द ही बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक के बाद पेरिस से दिल्ली पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल, कहा अहले वतन की बेहद शुक्रगुजार हूं, मैं हूं बहुत खुशनसीब। उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के दरमियान ट्रेन हादसा, 22 डब्बे पटरी से उतरे। और उदयपुर में दो ग्रुपों के दरमियान झड़प के बाद इलाके में हालात कशीदगी के पेश नजर इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। थर्ड ग्लोबल साउथ समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में आपका इस्तकबाल है। गुज़श्ता 2 समिट में मुझे आपसे कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि इस साल हिंदुस्तान में आम इंतखाबात के बाद एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में G20 समिट में हमने इस बात का अहद किया था कि हम G20 को एक नई शक्ल देंगे। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां हमने तरक्की से मुतालिक तरजीहात पर खुलकर बातचीत की, एक जामे तरक्की पर तवज्जो मरकूज रखी और G20 को आगे बढ़ाया। आज हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब चारों जानिब बेयकीनी का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के असर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी जानिब जंग जैसे हालात ने हमारी तरक्की मुहिम के लिए एक चैलेंज खड़े कर दिए हैं। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 समिट में मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस वर्ष भारत में आम चुनावों के बाद एक बार फिर आप सबसे इस मंच पर जुड़ने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, 2022 में जब भारत ने G20 अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया था कि हम G20 को एक नया स्वरूप देंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की और भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित G20 एजेंडा तैयार किया। एक समावेशी और विकास केंद्रित अप्रोच से G20 को आगे बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब अफ्रीकन यूनियन ने G20 में स्थायी सदस्यता ग्रहण की। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी ओर युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी
और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक के बाद पेरिस से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची, जहां कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा और दीगर लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। दिनेश फोगाट वतन पहुंचकर आबदीदा हो गईं और उन्होंने पूर्णम आंखों और रूंधे गले से कहा कि मेरे साथ खड़े रहने के लिए पूरी कौम का बेहद शुक्रिया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। देखो, आज बहुत बड़ा दिन है। विनेश ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो पूरे भारत देश के लिए किया है, वो बेहतरीन है और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे ऐसे ही प्यार मान सम्मान दोगे। देखो, आप देख ही रहे हो पूरा, मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है, ओलंपिक के फाइनल्स में पहुंच के एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम नहीं। राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक पहलवान का स्वागत है, ये एक ओलंपिक चैंपियन का स्वागत है। मेडल मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों का धन्यवाद। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कोलकाता के आरजीकर में हुए सानिया पर कहा कि वो वारदात हुई है, इसे लेकर सिक्योरिटी का अमला सिर्फ मेडिकल में काम करने वाली खवातीन या लोगों का इशू नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में हर इदारे में काम करने वाले और मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। कोलकाता की वारदात पर तमाम लोग परेशान हैं। वजारत सेहत को इससे जो कदम उठाने चाहिए वो उसने उठाए हैं। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है, ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है, ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है, ये उसका मसला नहीं है, ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है, ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है। और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफी चिंतित है, आक्रोश भी है। देखिए, वो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री से जो उचित कार्रवाई करने के लिए जो जो कदम उठाने थे वो तो उठा चुके हैं। अब मैं अलग से उसमें कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है मुझे। झारखंड के साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की ख़ासराइयों पर साबिक बीजेपी के रियासती सदर दीपक प्रकाश ने कहा है कि मैंने ये बात सिर्फ खबरों में सुनी है, मेरे पास मुस्तनद मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बतौर वज़ीर आला झारखंड की बेहतर खिदमत कर रहे थे। सब कुछ मरकजी क़यादत पर मुनहसर होता है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। झारखंड के 3.5 करोड़ लोग और उनके काम से खुश हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें वजीर आला के ओहदे से हटाया गया वो बेहद खराब था। कि इस प्रकार की खबरों को मैंने भी खबरों में ही सुना है, इसलिए इसकी ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है, और जब ऑथेंटिक जानकारी हुई तो सबसे पहले मैं आप जिस तरह का जिस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद जो माहौल वैसे में क्या लगता है कि
किसी भी मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए उनका विशेष अधिकार होता है, लेकिन लोकतंत्र में भी व्यक्ति और विधायक और सांसद को अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार। नहीं, उनको मुख्यमंत्री पद से जो देखिए, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है, बेदाग मुख्यमंत्री और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड में उनका नाम एक मुख्यमंत्री के रूप में याद हम सब लोग करते हैं। अब वो क्या लगता है आपकी पार्टी में अगर वो आते हैं तो परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीजें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। कल आपकी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी उन्होंने भी उनके कार्यकाल की बहुत प्रशंसा की। स्वाभाविक है, झारखंड का साढ़े 3 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था, उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका, ये बातें हम सब लोगों को चुभती। क्या दिमाग फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई या सच और झूठ का कहाँ से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं अभी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं, तो किस विषय भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं थोड़ा अपना टाटा आवास, अपना आवास। दादा चर्चा थी कि मतलब दिल्ली जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं लोगों ने। तो हम दिल्ली नहीं, हम तो टाटा तरफ जा रहे हैं। टिकट बुक हो गई है कि आप फ्लाइट इतने बजे की चढ़ जाएंगे, इस तरह से कल पूरा दिन नेशनल मीडिया इसको चलाते रहा। हमको भी सुन के देखो हम जहाँ पर वहीं पर है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के दरमियान ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19,168 भसीनपुर और कानपुर स्टेशन के दरमियान ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस हादसे में मौके से किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मुसाफिरों को कानपुर ले जाने के लिए बसें मौके पर पहुंच गई हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब साबरमती ट्रेन कानपुर से जा रही थी, वो भीमसेन स्टेशन से थोड़े फासले पर हादसे का शिकार हो गई। लोको पायलट का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह मालूम पड़ता है कि होल्डर इंजन से टकरा गया था, जिसकी वजह से इंजन का केटल गार्ड बुरी तरह से टूट गया और झुक गया, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। इस वाक़े के बाद कोहराम मच गया। ट्रेन में सवार मुसाफिर खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल रहा। हादसे की इत्तला मिलते ही कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह और एडीएम ने मौके पर पहुंचकर पूरी सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत यह है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। देखिए इन लोगों को सबको जो है पानी कुछ खाने का चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई इंजन नहीं हुआ है, यही अच्छी बात है। 19168 साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से चल के अहमदाबाद जा रही थी, इसका लगभग 2:30 बजे प्रातः कानपुर स्टेशन से निकलने के बाद गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में इसके कुछ डिब्बे डिरेल हो गए हैं। इसमें
किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई चोट अथवा हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से गोविंदपुरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन ले जाया गया है। कुछ इसके लिए बसों का एवं एक विशेष गाड़ी का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा सभी यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसलिए उनके लिए स्नैक्स, चाय का अरेंजमेंट और एक स्पेशल गाड़ी के माध्यम से इन सभी यात्रियों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कानपुर से एक विशेष गाड़ी का प्रस्थान 8 बजे हो चुका है, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित बैठकर सकुशल अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल चुके हैं। अभी इस रूट में जो हमारा मेन लाइन वाला रूट है, दिल्ली वाला रूट है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा जो झांसी कानपुर लखनऊ वाला रूट है वो भी चालू है। हमारा केवल जो अभी कानपुर टू झांसी वाला मार्ग है वो बाधित है और इस रूट की भी लेकिन सभी ट्रेनों को डाइवर्ट करके एक परिवर्तित मार्ग से वाया इटावा, भिंड, ग्वालियर, झांसी चलाया जा रहा है। घटना के कारण के रूप में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्टोरेशन एवं सभी यात्रियों को सकुशल पहुंचाने पे है। जांच के बाद इसका कारण स्थापित किया जा सकता है, परंतु प्रथम दृष्टया जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इस पे कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हिट किया है, जिसके कारण इसका कैटल गार्ड डैमेज है और जिसके कारण शायद ये घटना घटित हुई हो। परंतु अभी हम लोग रेस्टोरेशन पे फोकस कर रहे हैं और इसकी जांच के बाद इसका कारण सामने आएगा। ट्रैक कब तक चालू हो जाएगा? अभी जैसा मैंने बताया, अभी हम लोग का बाकी मार्ग चालू है, केवल झांसी कानपुर वाला रूट बंद है। उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारी जो दुर्घटना राहत विशेष गाड़ी है वो वहां पहुंच चुकी है और कार्य कर रही है। अभी रेस्टोरेशन का एग्जैक्ट समय बताना संभव नहीं है। जैसे ही स्थिति क्लियर होगी वो अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हिटिंग हुई है। तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरीके से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं इसमें। देखिए, वो हादसा तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा दिखा गया है काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं ट्रैक में। ये तो डिरेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर, अभी क्या वजह लगी? नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज टकराने की आवाज आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 असातिज़ा की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जुमे के रोज अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। अदालत का ये हुक्म यूपी हुकूमत के लिए जोरदार झटका है। नई लिस्ट बनने से गुज़श्ता 4 साल से खिदमत दे रहे हजारों असातिज़ा बाहर हो जाएंगे। ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच कटहरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं।
अब अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट ने उन्हें मुश्किलात में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया है कि सेबी चीफ ने सेबी के उसूलों की खिलाफवर्जी करते हुए किसी दूसरे जरिए से माली मुनाफा हासिल किया है। इस मामले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने उन पर शदीद हमला भी किया है और कहा है कि यह सेबी चीफ पर मजीद एक इंतहाई संगीन इल्जाम है, जिसे हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड में शाया किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों के दरमियान हुई झड़प के बाद शहर के हालात बेहद कशीदा हो गए हैं। शहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उदयपुर जिला इंतजामिया ने वहां अमन व अमान कायम रखने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। जिला इंतजामिया ने कल रात 10 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रखने के अहकामात भी सादिर किए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं। वो टीम जो है 10:30 बजे वहां से जयपुर से रवाना होकर लगभग 11 साढ़े 11 हमारे हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत में भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है और इस तरह के लोग जो है जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को खराब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो हमारे उदयपुर जिले में हो जाएंगे। मकान मालिक को नोटिस मिला है मकान खाली करने के लिए? जो विधिवत प्रक्रिया के तहत जो है मकान को जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन वो अकेले उसको नहीं दिया गया और भी कुछ पुराने और लोगों को भी नोटिस दिया गया, तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी और विशेष रूप से क्योंकि आरोपियों को भी डिटेन किया गया है, वो कहाँ से हथियार लेके आया, कहाँ से चाकू लेके आया, क्योंकि अवैध हथियार जो है हमारे लिए बहुत ही सीरियस मामला है। कोई बच्चा स्कूल में के बाद इस तरह की घटना करता है, तो इसमें सभी पहलुओं पे जो है उच्च स्तर से भी बातचीत करके जो है स्टेप लिए जा रहे हैं। पूछताछ में क्या कारण सामने आया? बड़ा कारण? पूछताछ में कोई बहुत बड़ा कारण नहीं आया है, आपस में कोई छोटी मोटी बात हुई है। होमवर्क को लेकर दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी और जैसे ही आपकी छुट्टी हुई, ब्रेक में बाहर आए, तो बच्चे ने जो है वो चाकू निकाल के बिना प्रवोक किए उस पर हमला कर दिया, तो उस वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया और वो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल रेफर किया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतजामिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर सचिन कुमार ने कहा है कि इस बार जम्मू में 11 असेंबली हल्के हैं जिनमें इलेक्शन होना है और तीसरे मरहले में यहां वोटिंग होगी। इसको लेकर चाकू चौबंद तैयारियां हैं। ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। इस बार 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू जिले में जिनमें इलेक्शंस होना है और तीसरे फेज यानी जो लास्ट फेज है उनमें इलेक्शन होना है, तो तैयारियां वो चाक चौबंद हैं और ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, लेकिन हम और अच्छे से फुल प्रूफ सिस्टम भी रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद लागू हो चुका है और सभी लोगों से अपील कर रहा हूं, जितने भी जम्मू के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दी गई हिदायतों का पालन करें और ताकि हम बेहतर इलेक्शन करा सकें, इसमें उनका सहयोग रहे। लोगों से क्या अपील है सर? लोगों से यही अपील है कि हमारे यहाँ जो जम्मू जिले में जिस दिन इलेक्शन है, लास्ट फेज में है, उस दिन सभी लोग जैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के टाइम पर, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। पिछले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ना है और हर कोई अपना मत डालने जरूर जाए। सर, परमिशंस का भी रहता है? परमिशंस के लिए ऑनलाइन परमिशंस की सुविधा की गई है, डेडिकेटेड टीम उस पर काम कर रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे और जो हमारा टाइम लाइन है उसके अंतर्गत हम सभी को परमिशंस एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे। सर, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। जो पुराने इलेक्शंस में सुरक्षा रहे उससे इस बार अच्छी सुरक्षा और चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना पाए उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी।
फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के एक सीन पर इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब नाम की तंजीम ने सख्त एतराज किया है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस तंजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एतराज मीडिया के सामने रखा। तंजीम के रहनुमाओं ने कहा कि फिल्म के एक सीन में पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ढोलक पर लिखा गया है। ये उनके नाम की तौहीन है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। उन्होंने सेंसर बोर्ड से मांग की है कि 30 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने से पहले मुतनाज़ा सीन को हटाया जाए। उनके नाम की बेहुरमती और उनके नाम को तरह से तौहीन रिसालत की गई है, तो इसी सिलसिले में हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं। और देखिए साहिबान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम भी ये आंखों में बसाने लायक है। लॉर्ड कृष्णा जी का नाम फूलों में सजाने लायक है। महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, इन लोगों के नाम फूलों पे सजाने लायक है। और हम इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, यूनिवर्सल रिलीजन की, और जिसे सर्वधर्म एकता भी कहते हैं, तो कहीं भी कोई भी इस तरह की बात होगी किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजियस लीडर के लिए, तो हम लोग इस सिलसिले में अपनी आवाज को जरूर बुलंद करते हैं। थर्ड ग्लोबल साउथ समिट में शामिल हुए वजीर आजम मोदी तीसरी बार समिट में शामिल होने पर अदा किया शुक्रिया। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयां तेज, जल्द ही बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक के बाद पेरिस से दिल्ली पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल, कहा अहले वतन की बेहद शुक्रगुजार हूं, मैं हूं बहुत खुशनसीब। उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के दरमियान ट्रेन हादसा, 22 डब्बे पटरी से उतरे। और उदयपुर में दो ग्रुपों के दरमियान झड़प के बाद इलाके में हालात कशीदगी के पेश नजर इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।